Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, we are continuing with our series Lakshmikant 7th edition. बहुत सारे लोगों को इसका बड़ा फायदा हो रहा है, ऐसा मैंने नोटिस किया है फ्रॉम योर कमेंट्स, और मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम इसका पूरा फायदा उठाओ. दिस इज एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो. आमतौर पे यूट्यूब पर जो हो रहा है वो टाइम पास हो रहा है. यू रियली वांट टू स्टडी हार्ड, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू. सो समरी कोर्स ऑफ लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी. आज हम लोग सेशन नंबर 23 पर पहुंच चुके हैं, इनफैक्ट 24 पे पहुंच चुके हैं. ओके, सो एवरीवन मेक श्योर होल्ड योर ब्रेथ एंड लेट्स कंटिन्यू. तो पढ़ाई करते हुए चलेंगे और इसी तरह से लेट्स कंटिन्यू. अगर किसी को मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है तो ये है टेलीग्राम चैनल. इस कोड को स्कैन कर लो और नीचे लिखे हुए नीचे लिखे हुए एड्रेस पे पहुंच जाओ. टेलीग्राम चैनल का फायदा ये होता है कि मुझे जो कम्युनिकेट करना होता है तुम्हारे साथ वो इसी जगह पर बेस्ट हो सकता है. तो मैं कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर दूंगा, कभी कोई करंट अफेयर्स हो गया, कभी कभी मैं कोट्स शेयर कर देता हूं जो कि तुम्हारे मेंस या ऐसे में आ सकता है. ऑल ऑफ दैट एंड सो मच मोर कैन बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल. बी अ पार्ट ऑफ इट. आई विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विद यू. राइट, सो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज ये हमारे कॉन्टेक्स्ट आएंगे. दोज हु वांट टू ज्वाइन अन अकेडमी, ये एक अच्छा मौका है. ज्वाइन करने के लिए आप इस कोड को स्कैन कर लो. जहां पहुंच जाओगे वहां पर सिड लाइव SIDLIVE कोड यूज कर लेना और उसी तरह से तुम पहुंच जाओगे अन अकेडमी के उस रास्ते पर, उस जगह पर जहां से आगे एक रियलिस्टिक प्रिपरेशन स्टार्ट की जा सकती है. अब जो ऑफर है वो है 24,999 का. 24,999 में तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे. और मैं यहाँ पे पॉलिटी के लिए बात करूं, बट पॉलिटी ही नहीं है इसमें. पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, नेम इट, ऑल द सब्जेक्ट्स, प्रीलिम से लेकर मेन तक, मेन से लेकर ऑप्शनल तक, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा. मेक श्योर दैट आप कोड मत भूलना. कोड इज SIDLIVE SIDLIVE. यू विल गेट एन इमीडिएट डिस्काउंट. ऑफर 12 अक्टूबर तक है, 12 अक्टूबर तक है, यानी कि आज फाइनल डे है. मेक श्योर दैट यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी नाउ. कभी कभी वक्त निकल जाता है और फिर इंतजार की घड़ियां हो जाती है एक भारी रिग्रेट का रीजन. मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस. तुम इस कोड को स्कैन करने के लिए रेडी हो जाओ एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग ऑन आवर वे. तो आज जो हमारा अपॉर्चुनिटी है वो है सेशन नंबर 24 के लिए. और अब तक हम फंडामेंटल राइट्स के करीब करीब लास्ट पार्ट में. सो दिस इज, वो कहते हैं ना हाथी तो निकल गया, अब टेल को पढ़ लेते. लेकिन ये टेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इन सो फार एज द एग्जाम इज कंसर्न. तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिट्स. ओके, सो वी विल स्टडी रिट्स सेशन नंबर 24 में. नाउ रिट्स पढ़ते ही ना ज्यादा तो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, सर हमें सारे आते हैं, सब कुछ आता है रिट्स वगैरह. ओके, बट एक्चुअली तुम्हें समझना पड़ता है कि व्हाट आर रिट्स. सो फर्स्ट पे वेरी क्लोज अटेंशन टू व्हाट आर रिट्स. एक्चुअली स्पीकिंग रिट्स के बारे में ज्यादा रिसर्च करो मत. राइट, रिट एक ऑर्डर होता है, दैट्स इट. ओके, अगर तुम डिक्शनरी खोल के देखोगे तो वर्ड रिट रेफर्स टू नथिंग एल्स बट एन ऑर्डर बाय द कोर्ट. सो रिट फिर अलग क्या है? Now, what happens here is that these are extraordinary judicial powers जो स्टेट को कुछ चीजें करने के लिए इमीडिएटली मजबूर कर देती है. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. हियर देयर आर सर्टेन मैटर्स जिनको सेफगार्ड करना बड़ा जरूरी है. जैसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए, तो फंडामेंटल राइट्स जब दिए गए तो फंडामेंटल राइट्स वर ब्रॉट अंडर द व्हाट इज कॉल्ड एज अ गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट डज गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हियर इंप्लाई? गारंटी मतलब ये होता है कि कोई ना कोई इस बात की एक पक्का निश्चित कर देगा कि भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स कोई वायोलेट नहीं करेगा. सो इफ यू रीड आर्टिकल 13, इट सेज द स्टेट शैल नॉट पास एनी ऑर्डर, मेक एनी लेजिस्लेशन, एक्शन और अमेंडमेंट which violates, abridges or contravenes anything mentioned in the Constitution of India, Part 3 of the Constitution of India. अब Part 3 क्या है? So Part 3 of the Constitution of India deals with fundamental rights, मौलिक अधिकार. अब वर्ड यहां पर ये हो गया कि दे आर जस्टिसिएबल, दे आर एनफोर्सेबल. अब भैया जस्टिसिएबल, एनफोर्सेबल, डायरेक्टली बाय द कोर्ट्स, वर्ड कीवर्ड पकड़ना बड़ा जरूरी है. यहां है डायरेक्टली बाय द कोर्ट्स.
एनफोर्सेबल डायरेक्टली बाय द कोर्ट्स, मतलब अगर तुम्हारे स्टेट ने किसी भी वजह से फंडामेंटल राइट्स वायोलेट किए, अब्रिज किए, कॉन्ट्रावीन किए, सीधा भाग कर जाओगे तुम, व्हाट आर कॉल्ड एज द रिट कोर्ट्स। रिट कोर्ट्स कौन से होते हैं? रिट कोर्ट्स जिनके पास रिट पावर्स होती है। इंडिया में रिट कोर्ट्स या तो सुप्रीम कोर्ट है या तो द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट है। अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने क्या बोला? अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये रिट पावर्स सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है। ओके, उसी तरह से अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये रिट पावर्स मिली हुई है टू द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट। सो 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट के पास ये पावर्स है। हैविंग सेड सो, इसका मतलब है ये दोनों को, अब मैं इसको कैसे क्लासिफाई कर दूंगा? मैं बोलूंगा दीज आर द रिट कोर्ट्स, ये रिट कोर्ट्स कहलाते हैं। फेयर इनफ। सो लेट्स अज्यूम फॉर एन एग्जांपल, राइट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, कि तुम्हारा एक फंडामेंटल राइट है, लेट्स सी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तुम बड़ी ईमानदारी से अपने व्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स, राइट, प्रेस में लिखना चाहते हो। चलो यार, लिख दिया तुमने, एक आर्टिकल लिख दिया, एंड द गवर्नमेंट सेज नो यू कैन नॉट राइट इट, जस्ट बिकॉज उनको ये पसंद नहीं है। इलीगल नहीं है, जस्ट बिकॉज उनको पसंद नहीं। सो वे विल यू गो? तुम्हारा क्या वायोलेट हो गया? सर, हमारा फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए वायोलेट हो गया। अब तुम्हारे पास चॉइस है, आइदर यू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 या यू अप्रोच द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल एज दैट। तो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 तुम्हारे पास दो पॉसिबल ऑप्शंस है। यू विल गो ओवर देयर। ना ध्यान से सुनना, वहां पर तुम अपना केस प्रेजेंट करोगे और तुम वहां पर केस में बोलोगे कि माय लॉर्ड, मेरे साथ सिचुएशन ऐसा हुआ था, आई हैड रिटन XYZ इन अ प्रेस और इन एन आर्टिकल और इन मैगजीन और इन द न्यूज़पेपर, एज द केस में बी। देन द गवर्नमेंट ने मुझे नोटिस भेज दिया एंड द गवर्नमेंट ने या तो मेरी मैगजीन बैन कर दी या फिर मुझे न्यूज़पेपर में लिखने से मना कर दिया। मैंने उनको रिप्लाई किया, मैंने उनको समझाया कि जो मैं कोई इलीगल एक्शन नहीं कर रहा हूं। रिगार्डलेस ऑफ दैट, मुझे वो मेरा फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे हैं। माय लॉर्ड, काइंडली पास अ रिट ऑर्डर इन माय फेवर टू एंश्योर दैट माय फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। तो दो बातें बड़े ध्यान से सुनना। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, तुम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गए, फंडामेंटल राइट्स के मामले में तुम कहीं भी जा सकते हो, द कॉल इज योर्स, राइट, यू हैव अ चॉइस। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि रिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इन द सेंस कि रिट पर जाने से पहले तुम एक बार माय लॉर्ड्स को यह जरूर बताओगे और सेटिस्फाई करोगे कि कोई और पॉसिबल रेमेडी थी क्या। तुमने गवर्नमेंट को पहले यह मेंशन किया था? क्या तुमने कोशिश की थी अपनी बात आगे रखने की कि जी मैं कुछ नहीं गलत कर रहा हूं? इन अदर वर्ड्स, वॉज देयर एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी और नॉट? अगर तुमने वो भी एग्जॉस्ट कर दिया, वो भी खत्म कर दिया, देन यू आर मोस्ट वेलकम एंड देन वी विल, और वी मे रादर, इसमें भी मे है, वी मे एक्सरसाइज आवर पावर्स ऑफ रिट ज्यूरिसडिक्शन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोई बाध्य नहीं कर सकता कि यार आपको है ना ये ऑर्डर मिलेंगे। नो, इन रिट्स को प्रीरोगेटिव रिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीरोगेटिव रिट्स, PRERO। मैं लिख ही देता हूं, बताओ मेरे ये बाई चांस ये, हाँ अच्छा, काम बीच में काम नहीं कर रहा था पेन, इसलिए मैं रुका हुआ था। इसको बोलते हैं प्रीरोगेटिव रिट्स। प्रीरोगेटिव रिट्स का मतलब होता है कि ये रिट्स को आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि ये तो होगा ही होगा। हमने रिट एप्लीकेशन पिटिशन लगाई एंड द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट हैज टू पास इट। सॉरी, इट इज कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कंप्लीट डिस्क्रिशन है, वेदर और नॉट वुड दे लाइक टू और एक्सरसाइज देयर रिट पावर्स और द रिट ज्यूरिसडिक्शन। Either ways, when you read at Article 32, तो इसमें लिखा है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। दिस पार्ट मतलब पार्ट 3। रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स मतलब वो राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स है, कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इन इस कैटेगरी ऑफ और इस आर्टिकल का हेडिंग इज आर्टिकल 32। फॉर नाउ, सिंस वी आर कवरिंग ओनली फंडामेंटल राइट्स, we don't want to hop the fence and or jump the fence rather and go to article 226 as of now.
एक दिन लेकिन मैं तुम्हें 32 और 226 के बीच का डिफरेंशिएशन बता दूंगा, तो वी विल सी द डिफरेंस जब हम लोग जुडिशरी इन डिटेल करेंगे. सो फॉर नाउ लेट्स लुक एट आर्टिकल 32. सो 32 गिव्स इन इंडिया हमारे पास 5 टाइप्स की रिट्स है. वी हैव 5 टाइप्स ऑफ रिट्स. फर्स्ट टाइप ऑफ रिट is called as the writ of habeas corpus. So if you look at this part, यहां पर आर्टिकल 32 में सब क्लॉज 2 में लिखा है the Supreme Court shall have the power to issue directions or orders or writs including writs in the nature of number 1 habeas corpus, number 2 mandamus, number 3 prohibition, number 4 quo warranto and number 5 certiorari. तो ये आर्टिकल 32 में क्लियरली मेंशन है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स और इन 5 टाइप्स ऑफ रिट्स को ही हम अलग अलग तरीके से अप्लाई करें. सो यू कैन हैव अ लुक एट देम. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स. दे आर हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्चुररी. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिट्स दैट आर अवेलेबल इन इंडिया. सो एंड ये रिट्स अवेलेबल है बोथ टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज टू द हाई कोर्ट. सो फर्स्ट रिट इज कॉल्ड एज द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. जो फोटोग्राफ में दिख रहा होगा उससे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज एक्चुअली एप्लीकेबल जब तुम्हें इलीगल कस्टडी कर लिया जाता है. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? आर्टिकल 21 बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. तो क्या तुम्हारी पर्सनल लिबर्टी ली जा सकती है? 100% ली जा सकती है. क्या बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल ली जा सकती है. द पॉइंट इज, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी यहां पर यह है कि ये रिट ये तब भी ली जा सकती है जब आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो करो, अदरवाइज नॉट. दिस इज वेरी क्लियर. सो व्हाट एम आई सेइंग ऑन दिस पार्ट? अगर मैं ये बात बोल दूं, इफ आई से इन दिस सेम ब्रेथ कि एक बार एक स्टेट ने या फिर नॉन स्टेट ने भी, किसी इंडिविजुअल ने तुमको किडनैप कर लिया, जस्ट सो टू स्पीक, किडनैप ही कर लिया, उठा लिया, जैसे बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में, उठा लिया जी पुलिस ने. ओके, पुलिस ने उठा लिया लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो नहीं हुआ, राइट? इलीगल कस्टडी हुई, राइट? तो ऐसे टाइम पर व्हाट विल यू डू? तो आप फाइल करोगे एक रिट पिटिशन कॉल्ड एज हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है वी वांट टू हैव द बॉडी. क्या वो इसका मतलब होता है? सर, इसका मतलब होता है वी वांट टू हैव द बॉडी. तो द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इफ satisfied कि yes there has been an illegal custody, will pass a writ order of the nature of habeas corpus और वो स्टेट को ऑर्डर करेंगे, इवन इंडिविजुअल ने भी अगर किया होगा तो भी ये ऑर्डर एप्लीकेबल है कि इस पर्सन को रिलीज किया जाए एज ऑफ नाउ और प्रोड्यूस दैट पर्सन फिजिकली. वैसे आमतौर पे ऐसा लगता है हमको कि फिजिकली का मतलब होता है कि इट इज ऑलवेज सपोज टू बी कि आपको कोर्ट में प्रेजेंस किया जाए, बट इवन इफ एक एफिडेविट भी डाल दिया जाए कि हाँ यार हमने रिलीज कर दिया एंड द पर्सन इज फ्री, तो भी एक्सेप्टेबल होता है. इट इज अ वेरी पावरफुल रिट बिकॉज आर्टिकल 21 इज वेरी वेरी क्रूशल. दूसरी रिट इज कॉल्ड एज द रिट ऑफ मैंडेमस. मैंडेमस वर्ड का जो रूट वर्ड आता है या फिर द मोस्ट कॉमन वर्ड जहां से निकल जाता है वो आता है वी कमांड. सो मैंडेमस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड कमांड और रादर कमांड इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड मैंडेमस और बोथ ऑफ देम हैव द सेम रूट वर्ड्स. मैंडेमस कब यूज किया जाता है? मैंडेमस तब यूज करते हैं जब किसी पब्लिक अथॉरिटी को या फॉर दैट मैटर इवन किसी प्राइवेट अथॉरिटी को कोई पब्लिक ड्यूटी असाइन कर दी जाए. देखो ये वर्ड समझना बड़ा जरूरी है. पब्लिक ड्यूटी इज द कीवर्ड. द कीवर्ड इज पब्लिक ड्यूटी. ओके, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी होनी जरूरी है जिस कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी को आप पब्लिक ड्यूटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फिर से पुलिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं. पुलिस एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी है, पब्लिक ड्यूटी है कि भाई आपने ना अगर कोई कंप्लेंट करे तो आप एफआईआर दर्ज करो, इन्वेस्टिगेशन करो और उसका जस्टिस सिस्टम को स्टार्ट द बॉल रोलिंग. अब तुम गए पुलिस के पास और पुलिस काम ही नहीं कर रही, पुलिस एफआईआर ही नहीं दर्ज कर रही. तुम बड़ा रिक्वेस्ट करो कि थानेदार साहब को कि जी कर लो प्लीज हमारा, ओके, लेकिन पुलिस इज नॉट रेडी टू लिसन. ओके, दे डोंट बज.
तो तुम क्या कर सकते हो सर? फिर हम ऐसे सिचुएशन में मजबूर होंगे। मजबूर मत होना। यू विल फर्स्ट, देखो ऑल्टरनेटिव रेमेडीज है, तुम पहले सीनियर्स को बताओगे, उसके बाद भी नहीं मानोगे तो तुम रिट ऑफ मैंडेमस में जाओ। Go to the Supreme Court, go to the High Court, satisfy the magistrate, satisfy the judge that, my lord, in this case, I had approached the magistrate. मैंने magistrate को भी approach किया, मैंने senior को भी approach किया, लेकिन despite that, despite every step taken, all alternative remedies being exhausted, I have come before this honorable court. Kindly issue an order of mandamus, a writ of mandamus, so as to tell or command the public authority, that is the police, to perform their public duty, that is to register an FIR and start the process of investigation. तो ये जो process है ये mandamus है. Now what is the key word here is, the key word is public duty. कभी कभी public duty can also be assigned to a private authority. तो हो सकता है किसी प्राइवेट अथॉरिटी को काम कर दिया जाए कि आप वैक्सीनेशन कर लो या समथिंग ऑन दोस लाइंस. सो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 23 या 22 में क्वेश्चन आया हुआ है. प्लीज रिमेंबर, मैंडेमस लाइज टू अ public authority also or private authority also. Key word here is that it should have a public duty. The next is writ of prohibition. Before you understand writ of prohibition, पहले इसका मतलब समझ लो. It is to stop. We stop. This is very important. लेकिन it is, मेरे हिसाब से it is better कि आप दोनों को साथ में पढ़ो. Writ of prohibition should be studied with writ of certiorari. Certiorari का मतलब होता है we certify. Now let me explain this part to you. कोई भी जुडिशियल फंक्शन हो रहा होता है, कोई भी जुडिशियल प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फेयरनेस ऑफ लॉ बड़ा जरूरी होता है. एक और इंपॉर्टेंट बात होता है कि जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए. उस कोर्ट की एक लेवल होती है, एक्सटेंट ऑफ पावर होता है, क्षेत्राधिकार होता है. दैट कुड बी ज्योग्राफिकल क्षेत्राधिकार ऑल्सो, दैट कुड बी पेक्यूनियरी ऑल्सो. कौन से मैटर्स को डील किया जा सकता है, कौन से मैटर्स को डील नहीं किया जा सकता. नाउ अगर द कोर्ट इज परफॉर्मिंग विद इन द फोर वॉल्स ऑफ इट्स jurisdiction और इट इज परफॉर्मिंग according to the principles of natural justice, I am all for it. It is absolutely perfectly acceptable. However, there are instances, ये ऐसा हो सकता है कि that the court, for the time being, lower court obviously, lower court जो है, it is functioning beyond the jurisdiction that the court or that the court has, or it is violating principles of natural justice. हो सकता है ना, हो सकता है. ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे? नाउ तुम्हारे पास दो चॉइसेस है. अगर अभी तुमने नोटिस कर लिया कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहा है, या द कोर्ट इज बी एक्टिंग विदाउट जुरिस्डिक्शन और इन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, तो तुम्हारे पास दो चॉइसेस है. अगर तुमने ये नोटिस कर लिया ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, अभी चल रहा है केस, then you go and prefer either to the High Court or to the Supreme Court the writ of prohibition. So during the process, during the proceeding, अगर तुम prohibition writ को गए तो and the court exercises their writ jurisdiction, they pass a order, pass a writ in the nature of prohibition, तो इसका मतलब होता है we stop. In other words, the Supreme Court और High Court के इस order के बाद the lower court, the subordinate court will have to stop. The court is saying, the higher court is telling the lower court, रुक जाओ, you are going the wrong way. तुम्हारे पास jurisdiction नहीं है, या फिर you are violating principles of natural justice. रुक गया ना प्रोसेस. बाय चांस ऐसा हो कि ऐसा नहीं हुआ, ओके, मैटर हो गया, प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई, फाइनल ऑर्डर भी आ गया, अब तुम्हें रियलाइज हुआ अरे यार ये क्या हो गया. ऑलराइट, the court has acted beyond the jurisdiction or in excess of jurisdiction, or it had no jurisdiction, or there was violation of principles of natural justice. लेकिन अब तो ऑर्डर आ गया सर, अब क्या हो गया? डोंट वरी, you still have the writ of certiorari that may come to your aid. ऐसे टाइम पे the Supreme Court or High Court will pass or issue a writ called as writ of certiorari, wherein the court will order, the higher court will order the lower court or the subordinate court, we want to check, send all the case records back to us. सारे केस रिकॉर्ड्स हमारे पास भेजो, हम चेक करेंगे, and then we will let you know whether it was right or wrong, whether you were within your powers or you were not within your powers to be able to deal with this matter. अब ये आने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये लगा
कि यार तो गड़बड़ है. ओके, दे वर रियली नॉट वर्किंग फाइन, दे वर रियली नॉट इन विद इन देयर जुरिस्डिक्शन, तो वो क्वॉश कर सकते हैं उस ऑर्डर को, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं. सो दोनों बचाव उन्हीं सिचुएशन से रहे, प्रोहिबिशन भी, सर्चुरारी भी. हाउएवर प्रोहिबिशन और सर्चुरारी कौन से स्टेज ऑफ द मैटर चल रहा है उसके ऊपर डील करता है. सो इन दोनों को साथ में पढ़ना. लास्ट इज द रिट ऑफ क्यो वारंटो. सॉरी फॉर दिस, ज्यादा ही कलरफुल हो गई स्लाइड. इसको बोलते हैं रिट ऑफ क्यो वारंटो. क्यो वारंटो का मतलब होता है, क्यो मतलब क्वेश्चन, वारंटो मतलब अथॉरिटी. वी क्वेश्चन योर अथॉरिटी, वी आस्क व्हाट इज योर अथॉरिटी. नाउ दिस इज टू बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ एनी पब्लिक पोजिशन, एनी पब्लिक ऑफिस. जिस पब्लिक ऑफिस पर तुम ऑक्युपाई करके बैठे हो, या फिर यू आर डूइंग या यू आर एक्सरसाइजिंग सम अथॉरिटी, तुम्हारी कोई पोजिशन होनी चाहिए. What is your qualification? Does the law allow you? Is there a mandate from the constitution or any statute? तो कभी ऐसा अगर तुम्हें लगे कि somebody is exercising their authority जो कि he should not be, but he is occupying a public office, then you after, obviously मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, after exhausting all alternative remedies, you can prefer a writ petition before the Supreme Court or the High Court. The Supreme Court or the High Court will issue a writ in the nature of quo warranto. It will go to that public office. They will be asked to show cause. Show cause as in why should you not be ousted or why you should not be removed from your office, because we think that you don't have the authority. Please satisfy this. Okay, तो उनको explanation देनी पड़ेगी, जी जी नहीं हमारे पास अथॉरिटी है. अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी है and you are able to satisfy the court, congratulations, continue. अगर नहीं है, you will have to vacate the office. We ask, what is your authority? Quo warranto. So this is the fifth writ. So हमारे पास 5 टाइप्स के writ कौन से हो गई? Habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto. These are the only 5 types of writs that आपको पढ़ना पड़ता है. लोग इसके ऊपर बैठ के रिसर्च करने लग जाते हैं, right? They will never ask you beyond a certain point. उतना पढ़ो जितना काम का होता है, बाकी सब अननेसेसरली टाइम वेस्ट मत करो. इंस्टेड स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन डूइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड रिविजन, रादर देन उठा के मोटी मोटी किताबें पढ़ना, जिसमें से आधा तुमको समझ में नहीं आता और आधा जो तुम्हें समझाने की कोशिश करे उनको भी नहीं आता, लेकिन फिर भी वो टाइम पास करते रहते हैं. आई ऑलवेज टीच राइट टू द पॉइंट एंड द कोर सब्जेक्ट जो कि एग्जाम में रिलेवेंट होना चाहिए. सो दिस इज हाउ आई टीच. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस. ड्रॉप इन अ कमेंट. I'll be happy to teach you next time. Bada important topics, because we are now looking at certain exceptions of fundamental rights. You're going to have a good time at that time. Make sure tab to revise karo. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.